नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के चैनल पे। आज हम भारत में संतुलित काल के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा से पूर्व हम इसकी जानकारी के स्रोत देखेंगे। इनकी जानकारी के स्रोतों में समकालीन इतिहासकार हसन निज़ामी की ताजुल मासिर, फ़ख्र-ए-मुदब्बिर की अदब-उल हर्ब, इब्न बतूता की किताबुल रहला, ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, मिनहाजुल सिराज की तबक़ात नासरी प्रमुख ग्रंथ हैं जिससे हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल को हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक वह कार्यकाल जब एक दास के रूप में वह तराइन के युद्ध में शामिल हुआ और भारत का शासक बना, और वह टाइम पीरियड था 1192 से 1208 के बीच का। कार्यकाल 1208 से लगाकर 1210 के समय का है, जब वह स्वतंत्र शासक के रूप में भारत का शासक बना और भारत में संतुलित काल की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ था। वह एक स्वतंत्र तुर्की माता पिता की संतान था, लेकिन उसके पिता के विरोधियों ने उसे चुपके से दास के रूप में बेच दिया, जहां पर नेशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अजीज़ कूफी द्वारा उसे खरीद लिया गया। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और योग्यता को देखते हुए उसने अपने पुत्रों के साथ उसे विद्या अध्ययन और सैन्य प्रशिक्षण करवाया। जब काजी की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्रों ने उसे गजनी के दास बाज़ार में बेच दिया, जहां से वह मोहम्मद गौरी की सेवा में दास के रूप में चला गया। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी योग्यता के बल पर सैन्य प्रशासन में उच्च पद प्राप्त किए। उसकी योग्यता का सबसे अच्छा परिचय मोहम्मद गौरी को उस समय हुआ जब उसने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया और छुटपुट लड़ाइयों के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक गुप्तचरों द्वारा पकड़ा गया, और यातनाओं के बावजूद उसने अपने स्वामी के प्रति निष्ठा रखी। जब ख्वारिज़्म विजय की गई और मोहम्मद गौरी ने उसे बहुत बुरी स्थिति में देखा तो वह उसे अपने साथ ले आया और वह उसका सबसे बड़ा विश्वास पात्र बन गया। कालांतर में जब तराइन के युद्ध के बाद में वह गजनी गया तो उसने भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सूबेदार नियुक्त किया और वह उसके प्रतिनिधि के रूप में इंद्रप्रस्थ में रहकर शासन संचालन करने लगा। 1206 में जब महमूद गौरी की मृत्यु हो गई तो वह भारत का मोहम्मद गौरी की प्रतिनिधि के रूप में शासन संचालन करता रहा। ये काल उस समय 1208 का था। 1208 में गजनी के मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद ने उसे दासता से मुक्त किया और वो स्वतंत्र शासक के रूप में शासन भारत में करता रहा। हालांकि उसने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही उसने अपने नाम के सिक्के चलाए। उसने अपने आप के लिए सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की। वह सिपह सलार और मलिक के रूप में ही अपने आप को संबोधित कर शासन करता रहा। मोहम्मद गौरी की अगर चारित्रिक विशेषताओं की बात की जाए तो मोहम्मद गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार चरित्र का धनी था, इसीलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। वह कुरान की आयतों को बड़ी सुरीली आवाज़ में गाता था, अतः से कुरान खां
भी कहा जाता है। हातिम द्वितीय की संज्ञा भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल को दो भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा जा सकता है। एक 1192 से 1208 का काल और दूसरा 1208 से 1210 का काल। 1192 से 1208 के कार्यकाल में उसने गजनी के अधीन प्रतिनिधि के रूप में शासन किया और 1208 से 1210 के बीच में वह स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करता रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत का स्वतंत्र शासक बना तो उसके सम्मुख अनेक समस्याएं थी। मोहम्मद गौरी के अन्य दास याल्दोज और कुबाचा जो स्वयं भारत का शासन अपने हाथों लेना चाहते थे। दूसरे राजपूत शासकों के विद्रोह, ख्वारिज़्म के शाह की महत्वाकांक्षाएं और उत्तर पश्चिम सीमाओं की सुरक्षा, ये वो मुद्दे थे जिसका सामना कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन संभालते ही करना पड़ा। हालांकि धीरे धीरे उसने इस समस्याओं का समाधान कर लिया, कुछ वैवाहिक संबंधों के द्वारा और कुछ अपनी योग्यता और सैन्य शक्ति के द्वारा इन समस्याओं को हल किया। 1210 में पोलो खेलते हुए वह घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक न केवल एक योग्य सैनिक था बल्कि एक अच्छा प्रशासक भी था। हालांकि उसका कार्यकाल बहुत छोटा था और वह चूंकि एक दास से शासक बना था तो उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने बड़ी योग्यता के साथ भारत में संतलत काल की स्थापना की और मामलुक वंश का संस्थापक कहलाया। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने अन्य विद्यार्थियों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस चैनल के थ्रू जो हम जानकारी दे रहे हैं वो एक तरह से मौखिक जानकारी है जो आप बार बार सुनेंगे तो आपको एक कहानी के रूप में याद हो जाएगी, क्योंकि इतिहास को रटा नहीं जा सकता या कागज़ों में बंद नहीं किया जा सकता। आपको ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य जो है वो याद करने हैं और स्वयं लिखने का प्रयास करना है। हमारा ध्येय यही है कि हम इतिहास को रटे नहीं, एक कहानी के रूप में याद करें, ताकि ये हमें हमारे आगे के अध्ययन में सहयोग करे। तो आशा है आप इस चैनल के माध्यम से यह प्रयास करेंगे कि इतिहास को एक नए ढंग से पढ़ें। धन्यवाद।